हेलो, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर है वो है डेमोक्रेटिक राइट्स, क्लास 9th का चैप्टर है सोशल साइंस का। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9th में तो हैं ही, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एनसीईआरटी जो होती है, जैसे वैसे तो कहते हैं क्लास 6 से क्लास 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्लास 9th की से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो हर एक पर्सपेक्टिव से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो क्लास 9th में है, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या हैं, कौन कौन से इसके जो राइट्स हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स और हो सकते हैं, यानी पूरी होल चर्चा करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से जो लाइफ है उसमें फंडामेंटल राइट्स ज़रूरी हैं। इसके अलावा ये भी चर्चा करेंगे कि जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं हो पा रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, किस तरह से उनको सेव किया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के पूरी वीडियो को समराइज करके इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और एक एक बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले तो यहाँ पर जब चर्चा करेंगे तो डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में चर्चा मैंने आपसे बताया है कि करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि राइट्स क्या हैं। तो राइट्स आपको मालूम ही है कि बहुत ही रीज़नेबल क्लेम है किसी भी पर्सन के लिए जो सोसाइटी में या कहीं गवर्नमेंट में है। जो 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 राइट्स होते हैं उसको मिलने ही चाहिए। चाहे अगर कोई गवर्नमेंट इसको अबॉलिश करती है तो भी आपको राइट्स मिलने ही चाहिए। आप क्लेम कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो उस ऑर्डर को बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो द क्लेम शुड बी सच दैट दे कैन बी मेड अवेलेबल टू अदर्स इन एन इक्वल मेजर। बराबर समझ, जो राइट है वो तो सबका बराबर है। जो देश है, देश का जो सिविलियन है वो राइट सबके लिए बराबर है। ओके। दस राइट कम्स टू ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स। सोशली रिकॉग्नाइज क्लेम्स राइट्स आर रिटन इनटू लॉ इन अ डेमोक्रेसी एंड कॉल्ड डेमोक्रेटिक राइट्स। यानी जो ऐसे राइट्स जो भारत में सभी को समानता देते हैं इन फ्रंट ऑफ लॉ, तो जो भारत में या जो किसी भी कंट्री में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो ऐसी कंट्री में जहाँ पर डेमोक्रेसी और सभी को इक्वल राइट्स हैं, ये राइट्स कहलाते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके। अगर बात करते हैं लाइफ विदाउट राइट्स कैसी है, तो लाइफ विदाउट राइट तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे किसी के जीवन में सारा खालीपन हो गया, यानी एब्सेंस ऑफ लाइट हो गई। राइट का मतलब क्या होगा? एब्सेंस ऑफ लाइट। जैसे किसी जगह पर अगर लाइट नहीं हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो उसी तरीके से एब्सेंस ऑफ राइट ही एब्सेंस ऑफ लाइट के इक्वल माना गया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ विदाउट राइट अगर हम देखते हैं तो द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स कैन बी जज्ड बाय द वंस हुज लाइफ हैज़ एब्सेंस ऑफ राइट्स। द फॉलोइंग 3 एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ 3 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जहाँ पर हमें जो राइट्स की महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से किसी भी इंसान के जीवन में ये जो राइट्स हैं उनके क्या वैल्यूज़ हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम प्रिजन इन ग्वांटामो बे, इस पे देखेंगे। तो ग्वांटामो बे क्या है? ये एक जेल है और बहुत ही एक ऐसी जेल है जहाँ पर, जिसको हम कह सकते हैं ख़तरनाक जेल है। यहाँ पर कैदियों को बहुत ही बुरी तरीके से बड़ी बुरी स्थिति में रखा जाता है। उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ह्यूमन राइट्स पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिए जाते हैं। तो इन सभी बातों को देखेंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं प्रिजन इन ग्वांटामो बे, यहाँ पर ये क्या, एक जेल का नाम है। यहाँ पर 600 ऐसे पीपल थे जिनको पिक्ड किया गया था जब जो यूएस फोर्सेस के द्वारा इनको पिक किया था जब ये जो 9/11 जो अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके रेफरेंस में, उसके तौर मतलब उस पर जो सस्पेक्टेड लोग थे उनको पकड़ा गया था। और ये जो जेल है ये नियर क्यूबा में है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन लोगों को दुश्मन माना था जो 9/11 में जो है 2011 में
सितंबर का महीना था, 11 सितंबर 2001 में उनको सस्पेक्ट किया गया था, उनको एनिमी माना था न्यूयॉर्क पर जो अटैक हुआ था। और यहाँ पर क्या किया था, उनको प्रिजनमेंट दिया गया था, यानी कि उनको पकड़ लिया गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। और यहाँ पर क्या किया गया, तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही ख़तरनाक जेल है। यहाँ पर इन लोगों को पकड़ कर इनके सारे ह्यूमन राइट्स अबॉलिश कर दिए गए थे। जो भी किसी मानव के अधिकार हो सकते हैं, उनके जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार ज़रूरी हैं, उन सभी अधिकारों को यहाँ पर अबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था रिगार्डिंग द इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ एक एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ये एक प्रकार का, ये एक ह्यूमन राइट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं जो प्रिजनर्स के बारे में, या जो ह्यूमन राइट्स जहाँ पर भी अबॉलिश होता है उन सभी जगहों को कोट करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन राइट्स अबॉलिश हो रहे हैं, इंडिविजुअल जगह के बारे में वो चिन्हित करते हैं, बताते हैं और वहाँ पर उसको कोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है, ये एक प्रकार का गैर सरकारी ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई मतलब पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के बारे में रिपोर्ट करने का काम करता है। ये इसमें बताया गया था कि किस तरीके से बहुत सारे जो प्रिजनर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, हंगर स्ट्राइक किया था, उसके बावजूद भी उनको छोड़ा नहीं गया था कि भाई उनको हंगर स्ट्राइक कर दे या कुछ भी कर दे, उनको रिलीज़ नहीं किया गया था। और बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं जो निर्दोष थे, नॉट गिल्टी फाइंड किए गए थे, लेकिन उनको भी रिलीज़ नहीं किया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसने भी इनको रिलीज़ करने के लिए कहा था, लेकिन इन्हें रिलीज़ नहीं किया गया। तो कुछ ऐसे ये ह्यूमन राइट्स हैं जिनको अबॉलिश किया गया था। और ये एक प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैंने आपको बताया, जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बताती है वॉयलेशन के अगेंस्ट में। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरब है, तो बेटा सऊदी अरब में क्या है कि वैसे तो डेमोक्रेसी नाम की डेमोक्रेसी वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर जो किंग है वो क्या है, उसकी जो पोस्ट है वो क्या है, वो हेरिडेटरी है, यानी कि वंशानुगत है। राजा का बच्चा ही या बेटा ही राजा बनेगा। एक तो ये है यहाँ पर। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट बॉडी फॉर्म्ड की गई है, उस गवर्नमेंट बॉडी में सीधे इनका हस्तक्षेप है, सीधे इंटरप्ट करते, ये सीधे उसमें दखल अंदाजी करते हैं। और वहाँ का जो जजमेंट है, वहाँ का जो जज हैं, जो जजेस होते हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा की जाती है। वहाँ की जो प्रेस है उनको किसी प्रकार की कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर जो फीमेल हैं, फीमेल को मेंस के कंपैरिजन में बिल्कुल ही कम राइट्स मिलते हैं कि किस तरीके से उनको निम्नतम राइट्स दिए जाते हैं। जैसे ये कह सकते हो कि उनको मोटरसाइकिल या किसी प्रकार के व्हीकल्स को चलाने का अधिकार तक नहीं है। तो मेन के कंपैरिजन में सऊदी अरब में फ़ीमेल को कम राइट्स मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार का हेरिडेटरी पोजीशन है, वहाँ पर राजा ही की जो पूरी सारी चीज़ें हैं अभी तक वो वैसे ही चली जा रही है, कि मोनार्क ही पर चला जा रहा है वहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जो कंट्री है, तो रूल ओवर बाय हेरिडेटरी किंग एंड पीपल हैव नो रोल टू इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स, यानी कि राजा जो वहाँ पर है वो वंशानुगत है, हेरिडेटरी है, और हेरिडेटरी होने की वजह से उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। पीपल्स के पास तो कोई राइट्स नहीं है कि किसी राजा को इलेक्ट करे, उसको चूज़ करे या उसको चेंज करे, ऐसा कोई राइट्स नहीं है। और जो किंग है वो सिलेक्ट करता है लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव को। ही अपॉइंट जजेस, मैंने आपको बताया ना कि जजेस को भी अपॉइंट करता है। और किसी प्रकार के डिसीजन को, अगर मान लीजिए किसी जज ने कोई डिसीजन दिया है, तो इस प्रकार का जो डिसीजन है उसको ये चेंज भी कर सकता है। कैन चेंज एनी डिसीजन, जजेस के द्वारा कोई भी डिसीजन दिया जाएगा तो उसको चेंज भी कर सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि जो सिटीजन्स है कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बना सकते, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते हैं, मीडिया कोई रिपोर्ट नहीं कर सकती है। मोनार्क डज नॉट लाइक, जो मोनार्क यानी जो राजा को, वहाँ के किंग को पसंद ना हो, ठीक है। तो इस सारी चीज़ें हमने देखी। इसके अलावा देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वहाँ पर किसी भी दूसरे रिलीजन का
कोई भी फ्रीडम वहाँ पर नहीं है। एवरी सिटीज़न इज़ रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, वहाँ पर सभी को मुस्लिम होना ज़रूरी है। नॉन मुस्लिम रेजिडेंट्स कैन फॉलो देयर रिलीजन इन प्राइवेटली, मतलब ये है कि आप उसको पब्लिकली फॉलो नहीं कर सकते हो। आप अगर घर के अंदर हो तो उस रिलीजन को अपने घर के अंदर फॉलो करिए, लेकिन उस कंट्री में आप उसको पब्लिकली फॉलो नहीं कर सकते हो, बट नॉट इन पब्लिक, ठीक है। इसके अलावा वीमेंस आर सब्जेक्टेड एंड मैनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज़ कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वीमेन, यानी कि ये कह सकते हैं दो औरतें मिल करके भी एक आदमी के बराबर अधिकार नहीं रखती हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड वेयर कंडीशंस लाइक सऊदी अरेबिया एग्जिस्ट, जिस तरीके से सऊदी अरब में वीमेंस के लिए कोई राइट्स नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मोस्टली जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो सऊदी अरब है वहाँ पर कोई राइट्स जो पब्लिक है, जो पीपल्स हैं, उनके पास नहीं है। एथनिक मैसेकर इन कोसोवा, अच्छा ये क्या है, तो ये यूगोस्लाविया में एक सर्ब्स और एक हो जाएंगे सर्ब्स और दूसरे हो जाएंगे अल्बानियंस, इनके बारे में बात की गई है इसमें। और जो कोसोवा में क्या गया था कि जो सर्ब्स थे ये मेजॉरिटी थे, और इन लोगों ने क्या किया था कि जब इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी तो इन लोगों ने अल्बानियास को बहुत ही, जो कि माइनॉरिटी थे, इनको बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया, इनके ऊपर अत्याचार की, क्रूएलिटी की, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि जो अल्बानियंस हैं ये क्या है, एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप था, और उनको ही कहा गया था कि आप कंट्री को छोड़ो और या तो जो सर्ब्स हैं उनका प्रभुत्व स्वीकार करो, उनका डोमिनेंस को एक्सेप्ट करो। ये सारी चीज़ें इनके ऊपर इम्पोज की जा रही थी, और इसकी वजह से क्या हो गया था कि जो बहुत ही ब्रूटल मैसेकर टुक प्लेस इन कोसोवो में एक मैसेकर हो गया था। मैसेकर्स का मतलब होता है नरसंहार, जिसको पा जाएंगे उसको किल्ड कर देंगे, उसकी हत्या कर देंगे। तो इस प्रकार के एक पूरे किसी एक विशेष प्रकार की कम्युनिटी को किल करना, उसको जान से मार देना, ये एक मैसेकर कहलाता है। यहाँ पर जो थाउजेंड्स ऑफ अल्बानियास, इनको क्या कर दिया गया था, किल्ड कर दिया गया था। और बहुत सारे जो कंट्रीज़ है, जब उन्होंने क्या किया था कि इस पे इंटरप्ट किया था इस मैसेकर के लिए, तब जा कर के ये मैसेकर रुका था। और जिसके कहने पे सारी चीज़ें हो रही थी उसका नाम था मिलोसेविक। ये क्या हो, जब ये पावर में आ गया था, जब ये इलेक्ट हो गया था, अच्छा अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट ही हुआ तो डेमोक्रेटिक तरीके से, ये लोकतांत्रिक तरीके से ये इलेक्ट हुआ था, उसके बावजूद भी इसने सभी क्राइम किए थे अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में सारा वर्क किया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर अभी भी सारी चीज़ें हो गई थी। अच्छा ये बहुत पुरानी बात नहीं, 1999 के आसपास की बात है ये, और 2008 में आई थिंक जो है ये सारी चीज़ें, हाँ 2000 फरवरी में 2008 में इसको रोका गया था और इसको इंडिपेंडेंस मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था अल्बानियंस को, ठीक है। राइट इन अ डेमोक्रेसी, तो इन द डिस्कस्ड एग्जाम्पल द विक्टिम्स आर प्रिजनर्स इन ग्वांटानामो बे, वीमेन इन सऊदी अरेबिया, अल्बानियंस इन कोसोवो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे कि अगर आपके पास राइट्स नहीं है तो किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें, आपके राइट जो है अबॉलिश किए जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस पोजीशन एवरीवन वुड डिज़ायर अ सिस्टम वेयर सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड फेयर प्ले आर अस्योर्ड। मतलब जो है राइट्स में हम कैसी पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं जहाँ पर आपके पास सारी डिज़ायर हो, सारी आपके पास सिक्योरिटी हो, डिग्निटी आपके पास, फेयर प्ले हो, यानी इक्वल चांस आपके पास हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। एवरीवन वांट्स अ सिस्टम वेयर एटलीस्ट मिनिमम assurance is guaranteed to all, whether he she powerful or weak, rich or poor, majority or minority. No one should be arrested विदाउट प्रॉपर रीज़न। ऐसा नहीं कि किसी को भी हमने सस्पेक्ट समझा और उसको हम गिरफ़्तार कर लो और कुछ भी ना कर पाए। जो रिट्स होती हैं, उन रिट्स में बहुत सारे रिट्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। उन 5 प्रकार के रिट्स में ये बताया जाता है कि किस तरीके से आप मतलब जो है आपके ह्यूमन राइट्स बचे रह सकते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ पर मैंने बताया कि बहुत सारा एवरीवन वांट्स अ सिस्टम, सभी लोग एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहाँ पर सभी को क्या हो
चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, ऐसा नहीं कि अब अमीर को अलग राइट्स हों, गरीब को अलग राइट्स हों। तो चाहे वो कोई भी हो, पावरफुल हो, वीक हो, रिच हो, पुअर हो, मेजॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में हो, कहीं पर भी हो, उसको सभी प्रकार के राइट्स होने ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इफ़ इट हैपन्स देन ही शुड हैव अ फेयर चांस टू डिफेंड देमसेल्व्स, और उनको डिफेंड भी कर सके। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई चांस ही ना हो कि अगर कोई वो गिल्टी हो या ना हो, उनके पास दे डोंट हैव राइट टू प्रूव, दे डोंट हैव राइट टू इक्वल चांस, है ना। उनके पास इक्वल चांस होना चाहिए कि किस तरीके से अपने आप को वो डिफेंड कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। तो दिस अश्योर शुड नॉट ओनली बी ऑन अ पेपर, देयर शुड बी समवन टू एनफोर्स देम, टू पनिश दोज हु वायलेट देम। कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर अगर कोई गिल्टी हो या जो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी को इन्फोर्स कर रहा है ज़बरदस्ती, ऐसा अश्योरेंस नहीं हो पा रहा है कि सिर्फ ये सारी चीज़ें पेपर पे और इसका कोई मतलब ये है कि कोई इसका प्रैक्टिकली कोई एग्जीक्यूशन ना हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ रियल स्पिरिट बिहाइंड द राइट्स, ये सही सी, ये इसी को हम राइट स्पिरिट बोलेंगे, बिहाइंड द राइट्स, ये एक राइट स्पिरिट होगा, ओके। तो मैंने आपको बताया कि मीनिंग ऑफ राइट्स क्या है। तो रीजनेबल क्लेम्स होना चाहिए, पर्सन रिकॉग्नाइज इन सोसाइटी, सैंक्शन बाय लॉ, ऐसा जो लॉ सैंक्शन करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है सभी को, और जो पर्सन्स उनको रिकॉग्नाइज किया जाए सोसाइटी में, जो उनके पास उनके क्लेम्स है, जो उनके राइट्स हैं, ठीक है। नीड्स ऑफ राइट, तो राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, तो सभी के पास राइट्स होने ही चाहिए। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी सिटीजन्स के पास क्या होते हैं, हैव राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट, यानी जो राइट होते हैं वो राइट का क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट कर सकते हैं, उनके पास राइट है टू इलेक्टेड द गवर्नमेंट, है ना। इसके अलावा इनके पास क्या, इनके पास राइट होते हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट होते हैं, है ना। जो अगर मेजॉरिटी उसको मना करते तो इनके पास अपने कोई राइट्स होने चाहिए जिससे अपने आप को डिफेंड कर दे, अपने इंश्योर कर सके उनके जो राइट्स है वो सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। दे इंश्योर दे कैन नॉट डू वट एवर इट विशेज टू डू, राइट आर लाइक गारंटीज, राइट्स क्या होते हैं, गारंटी होती हैं, विच कैन बी यूज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, अगर कोई चीज़ें गलत जा रही हैं तो उनके लिए एक प्रकार की गारंटी कि आपके पास राइट है, आप उसके खिलाफ जा सकते हो, आपको सारी प्रकार के प्रोटेक्शंस मिलेंगे, ओके। स्पेशली व्हेन सम सिटीजन में विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत के या किसी भी विश्व के संविधान में जहाँ पर सही से डेमोक्रेसी है वो सभी क्या हैं, रिटन फॉर्म में। स्पेशली भारत का जो संविधान है वो रिटन फॉर्म में और सबसे लंबा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन में हैं। Ethnic minority group and ethnic minority groups is human population whose members usually identify each other on the basis of the common ancestry. People of the ethnic group united by the cultural practices, religious beliefs and historical memories। मतलब ये है ना कि बहुत जैसे कोई एक नेशन होता है ना, नेशन क्या होता है, उनके पास सेम काइंड ऑफ द प्रैक्टिसेस, रिलीजन, बिलीव्स, है ना, हिस्टोरिकल मेमोरीज होती हैं, कल्चरल इक्वलिटी होती है, ये यूनाइट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनके पास एक बेसिस ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्री होती है, एक प्रकार की उनका कल्चर होता है जो उनको यूनाइट करता है। तो जो एथनिक माइनॉरिटी थी वो भी इसी प्रकार की कल्चर को फॉलो करते थे, ठीक है ना, जिनके ऊपर ये कोसुवा में सारी चीज़ अत्याचार हुए थे। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करते हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट्स इनको दिया गए हैं, ठीक है ना। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, तो इनमें आप देख सकते हो, पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, दूसरा है, थर्ड है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। ये कुछ राइट्स हैं जो 6 प्रकार के राइट्स हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि 7 प्रकार के राइट्स होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जो पहले 7 होते थे, 7 राइट्स होते थे, बाद में इनको जो है कुछ अमेंडमेंट करके जो 7th राइट था उसको क्या किया गया था, उसको उसमें अमेंड कर दिया गया था और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था, डेमोक्रेटिक राइट उसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि राइट टू इक्वलिटी क्या होती है, यानी कि समानता का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। गवर्नमेंट हो या चाहे कोई भी पब्लिक बॉडी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति
चाहे वो कोई बड़ा सा अधिकारी हो, कोई कोर्ट हो, नहीं कोई भी, भारत के संविधान ने किसी को भी किसी के राइट को डिनाई करने के लिए कोई पावर नहीं दी है। तो मैंने वही बताया कि द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी की समानता है, ठीक है ना। इट मीन्स द लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल, सभी के लिए सेम मैनर में लॉ इक्वली जो है वो अप्लाई होगा, रिगार्डलेस ऑफ पर्सन स्टेटस। दिस इज़ कॉल्ड रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग सब बराबर हैं। राइट टू इक्वलिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ द एनी डेमोक्रेसी, ये तो फाउंडेशन है। राइट टू इक्वलिटी सबसे इंपॉर्टेंट जो राइट्स है उनमें से एक है, और यही तो फाउंडेशन है भारत की डेमोक्रेसी में। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज़ अबव द लॉ, कोई भी लॉ के ऊपर ही नहीं है। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑन, मतलब रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, बर्थ कहाँ पर हो रहा है कि यानी प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर किसी के भी जो राइट्स हैं या जो उसके राइट्स हैं, जो उसके अधिकार हैं, उसको अबॉलिश नहीं कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता अगेंस्ट एनी सिटीजन। इसके अलावा एवरी सिटीजन हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, कहीं पे भी आ जा सकता है। उसको सभी प्रकार के राइट्स ऐसे मिले हुए हैं कि वो कोई भी सिटीजन हो, भारत का अगर कोई नागरिक है या डेमोक्रेटिक जहाँ पर कंट्रीज जहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है, मोनार्की नहीं है, तो उन सभी जगहों पर कोई भी सिटीजन होगा उसको एक्सेस करने के लिए उसके पास राइट है। वो चाहे शॉप पे जा सकता है, रेस्टोरेंट में जा सकता है, होटल्स में जा सकता है, सिनेमा हॉल्स में, कहीं पर भी, एवरी प्लेस इन देयर कंट्री, ठीक है। सिमिलरली देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस विद रिगार्ड टू यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड, प्लेग्राउंड, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन बाय द गवर्नमेंट और डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। अगर कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पर जनरल पब्लिक के यूज़ में कोई चीज़ हो सकती है, इट मीन्स अगर कोई ऐसी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, अगर वो कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में एवरी वन इज़ फ्री टू गो एनीवेयर, चाहे कोई भी टैंक्स हो, वेल्स हो, कुआं वगैरह हो, बाथिंग घाट्स हो, रोड पर जा सकता है, खेल सकता है, किसी भी प्लेग्राउंड में जा सकता है, किसी भी पब्लिक रिसोर्ट में जा सकता है, मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन भी बात यहाँ पर की गई है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी एससी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए, और अदर कुछ बैकवर्ड ओबीसीज बोलते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कराई हैं। बट दीज रिजर्वेशंस आर नॉट अगेंस्ट द राइट ऑफ इक्वलिटी, लेकिन ये जो रिजर्वेशंस हैं ये राइट ऑफ इक्वलिटी के अगेंस्ट में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इक्वलिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन टू सेम ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि इक्वलिटी का मतलब ये हो गया कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट ही दिया जाए। अच्छा, इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर दो पर्सन हैं जिनकी 100 मीटर की एक रेस हो रही है, दौड़ हो रही है, उसमें से एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है, फिजिकली फिट है, और दूसरा व्यक्ति है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो कैसे यहाँ पर इक्वलिटी हो सकती है? वो दौड़ ही नहीं सकता है, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो यहाँ पर उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसको कुछ वेटेज मिलेगा, उसको कुछ टाइम के अकॉर्डिंग में या किसी भी रिसोर्स के अकॉर्डिंग में, नहीं, उसको कुछ ना कुछ ऐसा वेटेज मिलेगा जहाँ पर वो दौड़ने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा चांस दिया जाए। टाइमिंग का आधार पर दिया जा सकता है कि भाई किसी को अगर मान लो 2 मिनट मिला है तो उसको 5 मिनट दिया जा सकता है। एज का कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है कि मान लो कोई 15 साल की उम्र में दौड़ सकता है तो किसी को 20 साल की उम्र में दौड़ने के लिए इजाज़त दी जा सकती है। तो दिस काइंड ऑफ समथिंग रिजर्व्ड, जो कि इक्वल ट्रीटमेंट पर नहीं किया जा सकता है। अनटचेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऐसा नहीं कि जो अनटचेबिलिटी हो, है ना, अनटचेबिलिटी यानी किसी की छुआछूत ये नहीं हो सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू द सोशल लाइफ एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है कि डायरेक्ट क्या क्या है कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं अनटचेबिलिटी की, ये नहीं हो सकता, ये इसको हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के तौर पर देखेंगे। अनटचेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी डज नॉट मीन रिफ्यूज़ल टू टच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, रेदर रिफर्स टू बिलीव इन सोशल प्रैक्टिसेस विच लुक्स डाउन अपॉन द पीपल अकाउंट ऑफ देयर बर्थ,
विद देयर कास्ट लेबल्स। ऐसा नहीं कि किसी को जन्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, कलर के आधार पर उसको छुआछूत करें, ये कानूनन अपराध है, ठीक है ना। सच प्रैक्टिस डिनाइज देयर इंटरेक्शन with others or access to public places or as equal citizens. That's why Constitution made untouchability punishable offense. इसीलिए इसको हम punishable offense यानी दंड का एक अपराध, दंडनीय अपराध मानते हैं, दंडनीय अपराध इसको माना जाता है। Rights are reasonable claims of a person over other fellow being the society and the government. The claims should be such that they can be made available to others in equal measure. दस अ राइट कम्स विद ऑब्लिगेशन ऑफ रिस्पेक्ट। अच्छा, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का दायित्व है। ऑब्लिगेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्लिगेशन एक प्रकार का दायित्व होता है। थैंकफुलनेस भी बोल सकते हैं इसको, या ग्रेटिट्यूड भी बोल सकते हैं। दायित्व या कर्तव्य है तो ऑब्लिगेशन है। तो दस अ राइट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स। यहाँ पर क्या है? ग्रेटिट्यूड आने से कि आपको दूसरे के राइट्स की क्या करना चाहिए? उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। When the socially recognized claims rights are written into law in our democracy, they are called democratic rights. मैंने आपको बताया था कि जैसे डेमोक्रेटिक राइट क्या हैं, जो लॉ में लिखे गए डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो लॉ लिखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डेमोक्रेटिक राइट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। लाइफ विदाउट राइट्स के इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये शायद रिपीट हो गया है। और इसके अलावा हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख रहे थे, ठीक है ना। तो मैनी फॉर्म्स हम अनटचेबिलिटी हम दे सकते हैं। तो जैसे मैनी फॉर्म्स अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो 1999 में पी सेनाथ रोड्स अ सीरीज़ ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट इन द हिंदू न्यूज़पेपर। एक सीरीज़ लिखी थी, हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसमें लिखा था, जिसमें बताया गया था किस तरीके से अनटचेबिलिटी हो रही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है जाति के आधार पर। दैट वर स्टिल बीइंग प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट दलित्स। दलित्स के अगेंस्ट में सारी चीज़ें हो रही थी, शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में सारी चीज़ें हो रही थी, अनटचेबिलिटी हो रही थी। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो है पनिशेबल ऑफेंस है, तो इसके बिहाफ पर लोगों को पनिश किया जा सकता है। जो अक्यूज़ड होंगे, जो ऐसे होंगे जो उन्होंने क्राइम किया होगा, इसे क्राइम कह सकते हैं। पी सेनाथ ट्रेवल्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फाउंड दैट मैनी प्लेसेस टी स्टॉल्स kept two kinds of cups, one for Dalits and other for one cup for other. तो this is also a form of untouchability, एक प्रकार का ये भी अनटचेबिलिटी है, ठीक है ना। बार्बर रिफ्यूज टू शेव दलित्स के क्लाइंट्स, बार्बर जो दलित्स और उनकी शेव नहीं कर रहे हैं। दलित स्टूडेंट वर नॉट मेड सिट सेपरेटली ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेपरेट पिक्चर्स। मतलब ये कि उनको बराबर बैठने नहीं दिया जा रहा, उनकी अलग बैठने की व्यवस्था है, पढ़ने के लिए उनको अलग जगह दी जा रही है। इसके अलावा पीने के लिए, पानी के लिए उनकी अलग जगह व्यवस्था है कि वो अलग से पानी पियेंगे, किसी अलग पिक्चर पर जहाँ से पानी मिल रहा है वहाँ से उस पानी पियेंगे। या दलित ग्रूम्स वर नॉट अलाउड टू राइड अ हॉर्स, मतलब घोड़े पर चढ़ने का अधिकार नहीं, कि जो दलित जो दूल्हा है उसको क्या है कि उसको भाई उसको घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का एक कुछ ऑफेंस कहीं पर आया था। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का क्राइम है। और ये कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने अगर कुछ ऐसा किया है तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति ही ऐसा कर रहा है। दुनिया में इतने सारी जगह पे सारी चीज़ें हो रही हैं और किसी को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो मेरे हिसाब से अगर ये जहाँ पर हो रहा है तो गलत है। लेकिन इसको एक ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे जो हमारी सोसाइटी में इस तरीके से सारी चीज़ें किसी के ऊपर लागू की जा रही, इम्पोज की जा रही हैं। ये एक कॉमन डेफिनेशन, आई थिंक कॉमन डेफिनेशन तो किसी की भी नहीं हो सकती है। कॉमन डेफिनेशन बना करके हम ये नहीं कह सकते इक्वली सब जगह ऐसा हो रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं क्राइम अगर है तो दैट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, लेकिन ये नहीं कि बड़ा ही कॉमनली सब जगह जनरली हो रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमने राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम के अगर बारे में बात करते तो यहाँ पर राइट टू फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशंस होने चाहिए, नहीं किसी को बोलने का अधिकार होना चाहिए कि कहीं पे असेंबली कर सकता है, ऐसा कोई सभा वगैरह कर सकता है, लेकिन पीसफुली जो मैनर में वो सारी असेंबलीज होनी चाहिए। फॉर्म ऑफ एसोसिएशंस, यूनियन और कॉपरेशन, सोसाइटीज़ को सोसाइटीज़ बना सकता है, कोऑपरेशंस बना सकता है। कंट्री में कहीं पे फ्रीली आ जा सकता है ना, किसी भी जगह पर घर ले सकता है। अच्छा, किसी भी जगह पर कोई घर ले सकता है तो यहाँ पर मेरे को याद आया कि जो आर्टिकल 370 है, जो कि कश्मीर में आर्टिकल 370 क्या कर रहा था, अलग सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ दे रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अलग से कुछ राइट्स मिल रहे थे वहाँ पर आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग। और वहाँ पर कोई अधिकार नहीं था कि किसी तरीके से जो है, किसी तरीके से आप जो वहाँ पर आप ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ पर आप
आपने देखा वहाँ कश्मीर में तो अलग ही प्रकार का जो फ्लैग था, अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स थे, कुछ अलग ही स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। तो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, द पार्ट ऑफ द कंट्री दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड वहाँ पर इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे पूरे भारत में, तो उस जगह पर भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना चाहिए। तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई किसी प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को, किसी भी बिज़नेस को प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस प्रकार का फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या, एक्सप्रेशंस क्या है, ये कि नहीं, किस भाषा का स्पीच देने का अधिकार, बोलने का अधिकार है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट हो जाएगा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। अब अगर किसी के राइट्स हैं, उसकी क्या है, उसकी जो गारंटी होनी चाहिए, किस बात की, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, है ना, ये गारंटी होनी चाहिए। अगर लेकिन उसके राइट जो हैं एक्सप्लॉइट होते हैं, तो क्या हो सकता है कि उसके पास क्या कर सकता है, वो सीधे चैलेंज कर सकता है, उसको इलीगल घोषित करवा सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है। जजेस उसमें, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, डायरेक्ट इसमें सुनवाई करते हैं। तो अगर किसी का राइट एक्सप्लॉइट होता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, कोई भी न्यायालय, इवन कोर्ट ही क्यों ना, किसी के राइट को अगर वो एक्सप्लॉइट करता है, तो वो दैट इज़ ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस। First, the Constitution prohibits traffic in human being. Traffic here means is selling or buying a human being, usually women or children, for immoral purpose. ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी को मार करके बेच दिया जाए, तो ये भी एक प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन है ना। कोई किसी को लेबर के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कि ऐसा ना हो कि कोई लेबरी कर उसको फोर्स किया जाए, या उससे भीख मंगवाए, है ना। मान लीजिए कोई अगर रसूखदार है, कोई बड़ा इंसान है, कोई ताकतवर लोग हैं, और किसी कम्युनिटी को या किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को फोर्स करे कि यू हैव टू लेबर एंड यू हैव टू बेगिंग एनीवेयर इन एनी प्लेसेस, तो दैट इज़ ऑल्सो द ऑफेंस, मतलब जो है पनिशेबल ऑफेंस। आपको यहाँ पर भी सज़ा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं किसी को जो बॉन्डेड लेबर, यानी किसी को बंधुआ बना करके मजदूरी करवाई जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और इसके अलावा जो फाइनली जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट किया गया है, निषेध लगाया गया है। इसको भी जो कानून रोकता है। नो वन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड लेबर बिलो द एज ऑफ 14। ऐसा नहीं कि किसी फैक्ट्री में और किसी भी जगह पर किसी बच्चे से लेबरी करवाई जा रही है, उससे काम करवाया जा रहा है, और उसकी उम्र 14 साल नहीं हुई है, उसको काम करवाए जाए। यहाँ पर मुझे एक चीज़ थोड़ी सी लगती है कि जैसे मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कैफ़े में, किसी भी ऐसे प्लेसेस में जहाँ पर कोई वर्क लेबर की कैटेगरी में आ रहा है, और उसको अगर 14 साल की उम्र के पहले अगर करवाया जाता है, तो एक पनिशेबल ऑफेंस है, एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जैसे मूवीज़ में या अलग अलग कुछ शोज़ हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी 14 साल की उम्र के पहले भी वहाँ पर उनको काम करने की आज़ादी है। तो ये भी तो कुछ ना कुछ इस पर भी एक कानून बनना चाहिए कि कुछ ऐसा रोक लग सके जहाँ पर किसी बच्चे का अगर मन नहीं है, उससे उसके बावजूद अगर कोई काम करवाया जा रहा है, चाहे वो सॉन्ग्स हों, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे कोई एपिसोड हो, सीरीज़ हो, कोई ड्रामाज़ हो, तो वहाँ पर भी रोक लगनी चाहिए। अगर कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब कोई किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी धर्म से हो, उसको अपने राइट जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करने की उसको पूरी आज़ादी है। वो चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो उसकी सभाएं कर सकता है, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं कि उसको जो है वो सप्रेस किया जाए, उसको रोका जाए। नो वन कैन सेक्रीफाइस एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स और ऑफरिंग टू सुपर नेचुरल फोर्स और सॉर्ट्स। ऐसा नहीं कि पता चला कि कोई व्यक्ति है और उसका कोई रिलीजन है, रिलीजन अफेयर्स हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए और रोका जाए कि तुम ये फ्रीडम फॉलो नहीं कर सकते हो, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ पनिशेबल ऑफेंस। सेक्युलरिज्म मैंने ये बताया कि जहाँ
सेक्युलरिज्म वहीं पर होगा जहाँ पर क्या हो जाएगा कि किसी एक ही प्रकार के रिलीजन्स को फॉलो करने वाले ही ना हो और दूसरे को उसका जो रिलीजन है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए उसको फ्रीडम ना हो। तो ऐसी अगर कहीं पर भी कंडीशन है वहाँ पर सेक्युलरिज्म नहीं है। सेक्युलरिज्म क्या कहता है, सभी को समानता है, सभी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अदर रिलीजन चाहे मेजॉरिटी में हो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी होल कम्युनिटी को उसको सप्रेस नहीं कर सकते कि वो अपने रिलीजन को फॉलो ना करे। ठीक है, इसी तरीके से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू मेजॉरिटी। यहाँ पर क्या है, जो वर्किंग डेमोक्रेसी पावर देती है मेजॉरिटी को, लेकिन दस इट इज़ द लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज़ दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन। उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है जो माइनॉरिटी हैं, उनके रिलीजन में जो भी उनको लैंग्वेज के आधार पर, उनके कल्चर के आधार पर जो भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अदरवाइज दे मे गेट नेग्लेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी, है ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मेजॉरिटी का जो भी कल्चर है, चाहे इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन को फॉलो करना है, प्रैक्टिसेस करना है, वो क्या हो जाएंगे, अंडरमाइंड हो जाएंगे। द फॉलोइंग कल्चर एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज़ आर स्पेसिफाइड फॉर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान में कुछ अलग से क्या किए गए हैं, उन्हें कुछ अलग से स्पेसिफाइड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर और हैव अ राइट टू कंजर्व इट। कोई भी सिटीजन हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी कल्चर का हो, ही कैन और शी कैन फॉलो द राइट्स इन बिहाफ ऑफ रिलीजन, ठीक है ना। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड टू एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन और लैंग्वेज। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाता है उसको ये कह के मना नहीं किया जा सकता है कि वो इंडिविजुअल रिलीजन का है, लैंग्वेज को फॉलो करते इसलिए उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन देना ही होगा। All minorities have right to establish and administer educational institution of their choice। और जो माइनॉरिटी है वो अपनी चॉइस का कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकती है, उसको इस प्रकार का भी राइट हमारे भारत के संविधान में दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है इसको बहुत इम्पॉर्टेंट दिया गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इन्फोर्सेबल हैं, ये इन्फोर्सेबल हैं। आप इनके अगेंस्ट में आपको जो फंडामेंटल राइट्स है, आपको एक ये राइट दिया गया है कि आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर अबॉलिश होता है, किसी प्रकार की उसमें कोई भी कमी, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन का, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है, भेदभाव देखने को मिलता है, तो आपके पास राइट है, आप इन्फोर्स कर सकते हो। इसी को हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आप कोर्ट जा सकते हो, जज आपको क्या कर सकते हैं, जिसमें से स्पेशली जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपको क्या कर सकते हैं, आपके जो राइट्स हैं उसके लिए जो आपको क्या कर सकते हैं, आपको राइट्स दिलाएंगे, आपको लॉ मेंटेन करेंगे, आपको जो राइट्स है वो प्रोवाइड करवाएंगे बाय द लॉ। बोथ कोर्ट्स हैव टू पावर टू रिट्स। अच्छा, मैंने अभी बात की थी 5 प्रकार के रिट्स होते हैं जिनके बिहाफ पर कोर्ट आपको राइट्स प्रोवाइड करवाता है। उनमें से एक है हैबियस कॉर्पस, मैनिक्लेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्टियोरारी। ये क्या है, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो हैबियस कॉर्पस है और ये जितने भी 5 रिट्स हैं, कौन कौन से 5 रिट्स हैं इनको देख लीजिएगा। एक तो एक रिट है ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 रिट्स हैं। और ये क्या है, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लैटिन लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में जो हैबियस है इसका मतलब क्या होता है, तो हैबियस का मतलब होता है, मैंने बताया कि लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कोर्ट के सामने पेश करना। यानी कि ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को कोई अपराध उसको सीधे जा कर के जेल में डाल दो, काम खत्म। उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, उसने क्या गलती या ये गिल्टी है या नहीं गिल्टी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है और ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि ही इज़ गिल्टी और नॉट। इसके अलावा जो ये मैनिक्लेमस है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है परमादेश। परमादेश का मतलब परम आदेश, बड़ा आदेश। कैसा आदेश, उच्च न्यायालय से निम्न जो अदालतें होती हैं, जब कोई भी सरकारी अधिकारी है, कोई भी सरकारी बॉडी है, उसको आदेश दिया जा सकता है
जो सुप्रीम बॉडी है जहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की सुनवाई हो रही, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो नीचे की कोर्ट्स को क्या कर सकता है, परमादेश दे सकता है, मैंडेमस कर सकता है, आदेश दे सकता है। इसके अलावा जो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, यानी कानून मना करता है कि क्या काम गैर कानूनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो को वारंटो है, को वारंटो का मतलब क्या होता है, को वारंटो भी एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, एक लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हो। इसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर बने रहने के लिए अधिकार देता है, या वो बना नहीं रह सकता है इसका भी अधिकार दे सकता है। यानी कोई भी, मान लीजिए अगर कोई ऑफिसर है, उसने कोई ऐसा अपराध कर दिया है, कोई घूस वगैरह ले लिया, मतलब ये कह सकते हैं ना कि जो भ्रष्टाचार उसको बढ़ावा दिया है और पकड़ा गया, तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा इफ़ ही इज़ गिल्टी तो ही हैव टू लीव द पोस्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो भी पब्लिक उसको पोस्ट है उसको छोड़ना पड़ सकता है। ओके, इसके अलावा जो है सर्तियोरारी है, सर्तियोरारी ये जो दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उच्च न्यायालय निचली अदालत के निर्णय की समीक्षा करेगा। यानी कि मान लीजिए अगर जो भारत में 3 प्रकार की कोर्ट्स होती हैं, एक तो एपेक्स कोर्ट जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, एक होता है हाई कोर्ट, और तीसरा जो कोर्ट होता है वो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीज़न दिया, कोई एक न्याय दिया या कोई एक डिसीज़न दिया, और अगर वो डिसीजन चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसके निर्णय की समीक्षा करेगा, एनालाइज करेगा कि उसका जो डिसीजन है वो सही है नहीं। अगर वो डिसीजन सही है तो कोई बात नहीं, अगर डिसीजन गलत पाया जाता है तो उस डिसीजन को चेंज कर सकता है बाय द पावर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है और चेंज कर सकता है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एपेक्स कोर्ट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहलाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसी को हार्ट और सोल कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी कहा है। राइट टू प्रॉपर्टी, अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपसे बताया था कि जो 7th फंडामेंटल राइट्स से, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स है जिसमें 7th फंडामेंटल राइट्स है जिसको हम राइट टू प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो 44th अमेंडमेंट था 1978 में, इसको अबॉलिश द राइट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और इसको एक लीगल राइट बनाया गया है अंडर द आर्टिकल 30A। अंडर द आर्टिकल 30A में क्या किया गया, इसको लीगल राइट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द राइट स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड हिज प्रॉपर्टी, मतलब क्या कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स है और उसकी प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अच्छा, राइट टू एजुकेशन के बारे में देखते हैं। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो राइट टू एजुकेशन में अंडर जो आर्टिकल 21A है, इसमें क्या होगा, तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो उनके यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग में एजुकेशन को रखा गया कि एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो ये क्या है, एक जो एवरी चाइल्ड है उनके लिए एक फंडामेंटल राइट्स है। इट केम इनटू फोर्स 2010 में, अप्रैल के 2010 में 21A जो आर्टिकल वो क्या कहता है कि किसी भी बच्चे को, भारत का कोई बच्चा है, उसको एक कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही चाहिए, फ्री मिलनी चाहिए, जब तक उसकी उम्र 14 साल नहीं होनी चाहिए। 6 से 14 साल की उम्र के बीच को फंडामेंटल जो राइट है एजुकेशन के बिहाफ पर वो मिलना चाहिए, और एलिमेंट्री एजुकेशन तक ये उसको जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। सिक्योरिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो देयर कैन बी नो लॉ और एक्शन दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, और कोई कानून नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। इफ़ एनी एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव टेक्स अवे लिमिट्स any of the fundamental rights, it will be invalid. Citizen can challenge such laws in courts which enforce the fundamental rights against the private individual and bodies। यानी कि अगर कोई भी, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, कोई भी they don't have right to violate the fundamental rights of any against any प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़, ठीक है ना। किसी जो ग्रुप में हो, कोई सरकारी बॉडी हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति का राइट अबॉलिश करने का कोई
लॉ नहीं है। एनी पर्सन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द वायलेट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का वॉयलेट होता है, तो वो उसकी रक्षा के लिए कोर्ट में जा सकता है। और कोर्ट क्या कर सकता है, उसमें जा कर के पिल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको दायर कर सकता है। अंडर द पिल एंड सिटीजन और ग्रुप ऑफ सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई ग्रुप हो, कोई इंडिविजुअल हो, सीधे वो जा सकता है कि उसके प्रोटेक्शन होना चाहिए उसके राइट्स की, ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट द पर्टिकुलर लॉ और अगेंस्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी हो जो भी राइट्स को अबॉलिश कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कोई भी बॉडी हो, उसके अगेंस्ट में जो कोर्ट है वो लॉ बनाएगी, आपको राइट मिलेगा और वो पनिशेबल ऑफेंस है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है उसको पनिश किया जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, ये क्या है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये क्या कहता है, ये सबसे पहले तो बताऊं तो ये 1993 में इसका ये कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था और इस्टेब्लिश किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। और इस कमीशन ने जो विक्टिम्स हैं उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सिक्योर करने की कोशिश की थी। किस प्रकार के ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं, तो उनमें से एक तो हो सकता है एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, किस तरीके से उनके राइट्स को एक्सपेंड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए डिमांड फॉर मैनी न्यूज़ फंडामेंटल राइट्स हैव बीन कमिंग अप टू द टाइम टू टाइम। बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कहा जाता है कि इसको जो है ये भी फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए और स्कोप उसमें है फंडामेंटल राइट्स होने का, है ना। तो जैसे कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू एजुकेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम टू जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कह सकते हैं कि जानकारी का जो अधिकार है, तो इसको फंडामेंटल राइट्स रखा जाए, है ना। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एनीबडी कैन बी डिमांड ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर सकती है। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कोई फंक्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, कोई ऑफिशियल पब्लिक डिपार्टमेंट हो, वहाँ से भी डिमांड की जा सकती है कि वो इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैनी मोर राइट्स विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट्स, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स नहीं, वो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया, राइट टू वोट, इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, फंडामेंटल राइट नहीं है ये, दे आर नॉट फंडामेंटल राइट्स बट दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या डेमोक्रेटिक राइट्स। ह्यूमन राइट्स अगर बात करती हैं तो कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी है। अब कोई किसी घर में सो रहा है और कोई उसी घर में घुस जाए, कहते हम भी यहीं पर सोएंगे, तो कोई ऐसा तो नहीं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया तुम जा कर के ऐसा करो, तो ये ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है ना। कोई कुछ सर्च कर रहा है, कुछ खोज कर रहा है ना, अपने फ़ोन में ढूंढ रहा है, कम्युनिकेशन किसी से बातचीत कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू एनवायरनमेंट, किसी को अच्छा सुरक्षात्मक वातावरण मिले, अच्छी हवा हो, प्रदूषण ना हो, अच्छा माहौल मिले, अच्छी हवा, पानी, पर्यावरण मिले, ये उसका राइट टू ह्यूमन राइट्स है उसका। नेक्स्ट है जब राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, कोई कहीं पर भी घर ले सकता है, साफ़ सफाई रह सकता है, मतलब क्या ना, उसके घर उसको मिलना चाहिए ऐसी जगह पर जहाँ सुरक्षा उसको मिले, सभी उसको सुविधाएं मिले, है ना। नेक्स्ट है कि जो राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, कहीं पर भी जाए वो हेल्थ केयर सर्विस में जाए, उसको सफिशेंट खाना मिलना चाहिए, पीने का स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, है ना, और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट को, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, और कोई मना कर दे भाई साहब आपका इलाज नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये ह्यूमन राइट्स होते हैं। मैनी पीपल इन आर कंट्री थिंक दैट राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी शुड बी मेड एज अ फंडामेंटल राइट्स। कहा गया कि इनको भी राइट टू वर्क है, यानी काम करने का अधिकार, हेल्थ का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, इसको भी फंडामेंटल राइट्स बताए, मतलब है कि इसको भी फंडामेंटल राइट्स बनाना चाहिए। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये क्या हैं, तो इंटरनेशनल कोवेनेंट है, एक रिकॉग्नाइजेशन है जहाँ पर नॉट डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स में नहीं कर सकते हैं। दिस हैज़ नॉट येट बिकम एन इंटरनेशनल ट्रीटी बट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सी दिस एज आ स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के तहत इसको रखा जा सकता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स की ही तरह आपको सुरक्षा देते हैं। राइट टू वर्क,
है ना। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। राइट टू वर्क है, किसी को काम करने का अधिकार है, जीवन जीने के लिए अधिकार है, सेफ और सुरक्षित रहने का अधिकार है, वैसे कंडीशन चाहिए, सुरक्षित माहौल चाहिए, एक मजदूरी उनको चाहिए जीने के लिए, जो एक पैसा कम से कम चाहिए जिससे वो लिविंग फॉर वर्कर्स एंड देयर फैमिली, जहाँ पर वो काम कर सके, रह सके। राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग एडिक्वेट फूड, है ना, जहाँ पर रह सके, खा पी सके अच्छे से, वही जगह चाहिए उसको रहने के लिए। सोशल सिक्योरिटी चाहिए उसको, हेल्थ चाहिए उसको, एजुकेशन चाहिए, है ना, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन ये, और हायर एजुकेशन है। तो सभी प्रकार के जो ह्यूमन राइट्स हैं, पढ़ाई से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के जो एनवायरनमेंट है, तो हर प्रकार का जो राइट्स है वो ह्यूमन राइट्स होता है। क्लेम डिमांड फॉर लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट अ पर्सन मेक्स अ फेलो सिटीजन सोसाइटी और गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं? तो अच्छा, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये थोड़ा अलग हैं। राइट्स आर रीजनेबल claims of person recognized by society and sanctioned by law. Right are necessary for the very sustenance of democracy. The importance of rights can easily be judged by the one who life has an absence of rights. Example, prisoners of Guantanamo Bay and the citizen rights in Saudi Arabia. देखिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि उनको एक रेमेडीज़ मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मिली हुई है। यानी वो अगर उनका जो राइट्स अगर कहीं से अबॉलिश होता है तो वो क्या कर सकते हैं कि उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं अगर उनका किसी प्रकार से फंडामेंटल राइट अबॉलिश हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ नहीं मिली है। जैसे कि आपको साफ़ सफाई करनी है, आपको आपके देश का जो कानून है उसका सम्मान करना चाहिए, या आप कहीं पर भी जा रहे हो तो एक जैसे कर्तव्य बोल सकते हैं, अच्छे नागरिक के जो कर्तव्य हो सकते हैं कि कहीं पर कूड़ा नहीं फेंकना है, साफ़ सफाई में सहयोग करना है ना, इस तरीके का। तो इसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं कि कर्तव्य आपके किसी काम को आपको करना है, और इसमें जो है वो ये जो आपको किसी तरीके से कोई लॉ इसमें आपको सप्रेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपने सारी चीज़ें देख ली हैं, और ये चैप्टर अब यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। और आई होप ये पूरा चैप्टर अगर आपने ध्यान से समझा है तो समझ में आया होगा, जिससे अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। और आप अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक्स से प्रेफर कर सकते हैं। मैंने बड़े समराइज़ तरीके से इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।